Here we go. Section number 138, that is internal audit. Now in section number 138 जो हमें इंटरनल ऑडिट के बारे में बताता है, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि ये इंटरनल ऑडिट जो है, जो हम ये इंटरनल ऑडिट करेंगे, ये इंटरनल ऑडिट किसका होगा? ये ऑब्वियसली कंपनीज का होगा। किसका होगा? कंपनीज का होगा। इंटरनल ऑडिट इज ऑब्वियसली फॉर कंपनीज हियर। तो अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनीज होंगी जिन पे ये इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर्ड। इंटरनल ऑडिट के लिए दूसरी बात, ये ऑडिट करता कौन है? ये ऑडिट करेगा इंटरनल ऑडिटर। कौन करेगा? इंटरनल ऑडिटर इस ऑडिट को करेगा। तो ऐसी कंपनीज जो जिनमें इंटरनल ऑडिट रिक्वायर्ड होगा, उन कंपनीज में हम अपॉइंट करेंगे इंटरनल ऑडिटर। तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन पे हमको इंटरनल ऑडिट करवाना है। सबसे पहले जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इन कंपनीज में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें काफ़ी शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, इनमें इंटरनल ऑडिट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। राइट फ्रेंड्स? तो इंटरनल ऑडिट ऐसी कंपनीज में बहुत ज़रूरी है। तो हम लिस्टेड कंपनीज को तो सारी लिस्टेड कंपनीज आ जाएंगी इसके फ्रेम में। उसके बाद आती हैं अनलिस्टेड कंपनीज। कौन सी कंपनीज? अनलिस्टेड कंपनीज। अब ये अनलिस्टेड कंपनीज में दो तरह की कंपनी होती हैं। कौन कौन सी? पब्लिक कंपनी होती है और प्राइवेट कंपनी होती है। तो अब आप बताओ, इसमें जो गवर्नमेंट है, जो लॉ मेकर है, वो किसको लाना चाहेगा फ्रेम में? ज़्यादा वो पब्लिक को लेके आना चाहेगा कि प्राइवेट कंपनी को लेके आना चाहेगा? कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम में लेके आना चाहता है? वो कंपनीज़ हैं पब्लिक कंपनीज़। ये कंपनीज़ हैं जो जिसको वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम में लेके आना चाहता है। तो अब उन्होंने क्या किया? दो वेरिएशंस बनाए। उन्होंने दो वेरिएशंस बनाए। पहले वेरिएशन में है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज और दूसरे वेरिएशन में है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, इसमें सब की सब फ्रेम में आ जाएंगी और इसमें एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। राइट फ्रेंड्स? नाउ इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और जो उनका दूसरा फ्रेम था, इसमें तो सारे सब आ गए। पहला फ्रेम था अनलिस्टेड की बात हो रही है, पहला फ्रेम था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज और दूसरा है अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या मैंने ये दो वर्ड्स जो मैंने साथ में लिए हैं, क्या ये सही हैं? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ये तो सही है। क्या अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी हम यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। प्राइवेट कंपनी में कोई भी प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी, सबको हम इस फ्रेम में लेके आएंगे। ठीक है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि हम उसको, वैसे तो किसी भी कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि हम उसे लिस्टेड बनाएं, अनलिस्टेड बनाएं। तो हमें ये तीन फ्रेम्स याद रखना है। ठीक है? अब इन फ्रेम्स को हम और क्लियरली डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास तीन फ्रेम्स थे। सबसे पहला फ्रेम था लिस्टेड कंपनी। सबसे पहला फ्रेम था लिस्टेड कंपनी। राइट फ्रेंड्स? इसमें हमने बोला था कि सारी लिस्टेड कंपनीज को इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने दो फ्रेम्स बनाने हैं जिसमें आएगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज एवरी। ये एवरी प्राइवेट कंपनी होगी। हर प्राइवेट कंपनी को हम यहाँ पे इस फ्रेम में लेके आना चाहते हैं। अब जो लॉ मेकर है वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कंपनीज़ को इस फ्रेम में लेके आएँ कि वो लोग अपनी कंपनीज़ में कंपलसरीली इंटरनल ऑडिट करवाएं और उस इंटरनल ऑडिट के लिए वो लोग कंपलसरीली इंटरनल
ऑडिटर अपॉइंट करें, राइट फ्रेंड्स। तो एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अब आज मैं बैठी हूँ असेसमेंट ईयर, ओके अपन लोग लिखते हैं आज मैं फाइनेंशियल ईयर बैठी हूँ 16-17 में, राइट फ्रेंड्स। 16-17 में मैं फाइनेंशियल ईयर में आई हूँ। अब मुझे ये देखना है कि क्या ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर मुझे इंटरनल ऑडिटर की ज़रूरत है। क्या लॉ ये तो नहीं कहता कि मुझे इस साल इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो इस दिन मैं बैठ के अपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया 15-16, तो अब मैं बैठ के देखूंगी कि मेरा जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था उस फाइनेंशियल ईयर में क्या ये कंडीशंस फॉलो हुई, और अगर वो कंडीशंस फॉलो हुई तो फिर मैं इनको प्रॉपरली फिर अपन लोग उसमें देखेंगे कि इसमें अगर फॉलो हो रही है तो हमें इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में आप याद रख लीजिए, कैसे याद रखेंगे अपन इसको, इसमें लिखिए 25, 50, ओके फ्रेंड्स, 25, 50, 100 and 200, 25, 50, 100 and 200, ये 4 लिमिट्स हमको चेक करनी है। अब इन 4 लिमिट्स को चेक करने के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि कैसे कैसे इन्होंने लिमिट्स दी हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया है पेड अप शेयर कैपिटल विच इज़ ग्रेटर देन 50 करोड़। अब ये चीज़ दिमाग में रख लो कि ये भी करोड़ है, ये भी करोड़ है, ये भी करोड़ है और ये भी करोड़ है, ये सब करोड़ हैं, ठीक है। तो 50 करोड़ की जो लिमिट है इट इज़ फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, इट इज़ फॉर पेड अप शेयर कैपिटल। 50 करोड़ की लिमिट इज़ फॉर पेड अप शेयर कैपिटल एंड 200 करोड़ की लिमिट इज़ फॉर टर्नओवर। ये P&L, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये P&L का आइटम है, ठीक है। इसके बाद अभी हमने 25 करोड़ का देखा, ये है हमारी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, और ये भी बैलेंस शीट का ही फिगर है। बैलेंस शीट को हम चेक करेंगे फाइनेंशियल ईयर 15-16 में, हम चेक करेंगे और देखेंगे कि हमने बैंक्स से या PFI से 100 करोड़ से ज़्यादा की लोन्स एंड बोरोइंग्स करी हैं क्या। ये आ जाएगा यहाँ पे लोन्स एंड बोरोइंग्स एंड दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस शीट फिगर। तो मुझे जब ये चेक करना है तो मुझे ये 3 तो बैलेंस शीट से चेक करना पड़ेगा और मुझे ये P&L से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बैलेंस शीट लेके आऊँगी। उस बैलेंस शीट में मैं सबसे पहले देखूंगी कि मेरा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, फिर मैं देखूंगी मेरी लोन्स एंड बोरोइंग्स कितनी हैं, एंड देन लास्ट में आई विल सी कि मेरे जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स कौन से, क्या ये पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ये कैसे भी डिपॉजिट्स हो सकते हैं। दीज आर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो मेरे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, इनको मैं देखूंगी, राइट फ्रेंड्स। तो अब अपन देखते हैं कि मेरा जो डिपॉजिट्स का था वो था 25 करोड़, जो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल का था दैट वाज 50 करोड़, और जो मेरा लोन्स एंड बोरोइंग्स था दैट वाज 100 करोड़। एंड फाइनली मैं अपनी P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L लेके बुलवाऊंगी उन लोगों से कि पिछले साल का स्टेटमेंट लेके आओ, और फिर उसमें मैं देखूंगी कि क्या मेरा टर्नओवर इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 200 करोड़। इतना मुझे चेक करना पड़ेगा इफ़ आई एम अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, राइट फ्रेंड्स। तो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम। इसके बाद अभी पहले दूसरा नेट हमारा देखते हैं, दैट इज़ एवरी प्राइवेट कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी के लिए जो हमारा, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 लिमिट्स हैं, दैट इज़ 100 करोड़ एंड 200 करोड़। इसको आपको स्पेसिफिकली अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिमिट्स वही हैं जो हमारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में थी। सेम लिमिट्स हैं, ये जो 100 करोड़ की और जो 200 करोड़ की, ये सेम लिमिट्स हैं जिन्हें इसमें थी। तो अब आप मुझे बताएंगे कि 100 करोड़ की लिमिट किसके लिए थी और 200 करोड़ की लिमिट किसके लिए थी।
100 करोड़ की लिमिट थी फॉर लोन्स एंड बोरोविंग्स और 200 करोड़ की लिमिट्स थी फॉर टर्नओवर। तो इसमें मुझे एक बार तो बैलेंस शीट मंगवानी पड़ेगी और मुझे स्टेटमेंट ऑफ P&L भी मंगवाना पड़ेगा। जब मैं बैलेंस शीट मंगवाऊंगी तो मैं सिर्फ इसमें लोन्स एंड बोरोविंग्स चेक करूंगी और जब मैं SPL मंगवाऊंगी तो मैं इसमें सिर्फ टर्नओवर चेक करूंगी। राइट फ्रेंड्स, इसमें मैं सिर्फ टर्नओवर और लोन्स एंड बोरोविंग्स को चेक करूंगी। इफ़ आई एम अ प्राइवेट कंपनी, नो मैटर कैसी प्राइवेट कंपनी है, इसमें हर प्राइवेट कंपनी एवरी प्राइवेट कंपनी इज कवर्ड हियर। उसमें उन्होंने बोला कि ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज जिनका टर्नओवर इज ग्रेटर देन 200 करोड़ एंड जिनका आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स, डोंट फॉरगेट टू राइट आउटस्टैंडिंग ही चेक करेंगे। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना लोन लिया, हम इसमें आउटस्टैंडिंग चेक करेंगे और इस आउटस्टैंडिंग को 100 करोड़ देखेंगे कि क्या ये 100 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होती हैं हमसे वो ये है कि हमको सबसे पहले तो देखना है कि ये सब हैं और ये भी हैं और में। सबसे पहले हमें देखना है ये सब है और ये सब भी है और में। इसका मतलब अगर इन चारों में से कोई एक भी लिमिट सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स कि हमको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी हो रही है तो हमें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा और इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब जो दूसरी मिस्टेक हम सब करते हैं, जो दूसरी मिस्टेक है वो है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग मीन्स जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हमारा ये था, इसमें अप्रैल से लेके मार्च तक कभी भी ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरिंग बोल रहे हैं हम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ हुआ है, भले ही वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हमारी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से एक्सीड हो गई हो, भले ही वो एक हफ्ते के लिए ही क्यों ना हमारी आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़ से एक्सीड हो गई हों, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। ये दो मिस्टेक्स हम सब करते हैं। तो पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है और में, जो दूसरी मिस्टेक होती है वो होती है फॉर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। राइट फ्रेंड्स, और कौन सी मिस्टेक हम करते हैं? यही होती हैं दो हमारी मेन मिस्टेक्स। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि अभी तो हमने पूरा एक नेट पढ़ लिया कि कैसे कैसे हमको कहाँ कहाँ ये करवाना है। अब इसके बाद आती है एग्जिस्टिंग कंपनीज। एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए हमारे लॉ मेकर्स ने एक चीज़ लिखी है कि अगर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग है और ऊपर किसी भी क्राइटेरिया में है तो उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन September 14th। ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना भी रिलेवेंट नहीं है। जब हमारी नया लॉ आया था तब उन्होंने बोला था कि जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग कंपनीज है आपको September 14 तक कैसे करना है, मीन्स उन्होंने हमको 6 months का ट्रांजिशन पीरियड दिया था। इट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आता है कंडीशंस एज टू अपॉइंटमेंट। यार हमने यहाँ क्या पढ़ा जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे कि हाँ ओके हमको पता चल गया, चलो ठीक है, इसमें हमारी एक भी कंडीशन हम क्या करेंगे? कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम लेके आएंगे हमारी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर। हम हमारी कंपनी में कैसे लेके आएंगे? इंटरनल ऑडिटर। अब बात आती है कि ये इंटरनल ऑडिटर कैसा होना चाहिए? क्या वो एक इंडिविजुअल हो सकता है? क्या वो एक फर्म हो सकती है? हो सकती है। इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी फर्म, इट कैन बी CA प्रतीक कौशिक, इट कैन बी PKC कंपनी। अब ये जो इंडिविजुअल है, क्या ये CA हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। क्या ये CWA हो सकता है? कॉस्ट अकाउंटेंट? ऑब्वियसली हो सकता है। कोई और प्रोफेशनल हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। बट इसके लिए डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड विल डिसाइड। हु विल डिसाइड? बोर्ड विल डिसाइड। सो हियर
internal auditor can either be a chartered accountant or a cost accountant or such other professional as may be decided by the board to conduct internal audit of the functions and activities of the company. The term chartered accountant shall mean a CA whether engaged in practice or not, ये हमें पता ही है. ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इधर पे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके आ रहे हैं तो इट डजेंट मैटर कि क्या वो प्रैक्टिस में है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट सर्विस में है. सॉरी, इट डजेंट मैटर. ही कैन बी इन प्रैक्टिस, ही कैन बी इन सर्विस, इट डजेंट मैटर हियर. इंटरनल ऑडिटर, बात आती है क्या ये इंटरनल ऑडिटर जो है ये एम्प्लॉय हो सकता है? यस, लॉ ने ये चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लियर कर दी कि येस, इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय ही हो, एम्प्लॉय हो सकता है. इसके अलावा जो छोटे छोटे जो अदर पॉइंट्स हैं ये हमने पूरे क्लियर करा. मेन बेसिक फंडा यहाँ पे था हमारा, ये हमें क्लियर होना चाहिए. इसके बाद जो हम दो मिस्टेक्स करते हैं वो ये क्लियर हो गई. इसके बाद जो हमको बता दिया यहाँ पे ऑडिटर कौन हो सकता है ये यहाँ पे क्लियर हो गया. वो एम्प्लॉय हो सकता है, कोई और प्रोफेशन का भी हो सकता है, बोर्ड अगर उसको रिकमेंड करता है तो हो सकता है. और साथ ही साथ बोर्ड जो सीए है ही कैन बी इन प्रैक्टिस और सर्विस, दोनों में हो सकता है. अदर पॉइंट्स जो हैं, दी अदर पॉइंट्स उन्होंने दो छोटे पॉइंट्स हमको बताए हैं. दैट द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड शैल इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट द स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी एंड मेथडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट. ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी है तो ये काम ऑडिट कमेटी करेगी. इंटरनल ऑडिटर के साथ अगर जब हम इंटरनल ऑडिटर आ गया कंपनी में, उसके साथ मिल के दोनों मिल के फॉर्मुलेट करेंगे कि किस तरह का क्या स्कोप है, कैसे कैसे आप कब आपको क्या कितने पीरियड्स में आपको इंटरनल ऑडिट करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये सब वो हमें बताएंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल है यहाँ पे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल है? Manner and intervals of internal audit shall be prescribed by central government. Internal auditor का ऑडिट का मैनर, किस तरीके से हमें इंटरनल ऑडिट करना है और उसके इंटरवल्स, ये सब इंटरनल ऑडिट का सीजी प्रिस्क्राइब करेगी. इसमें मे नहीं लिखा तो इसमें ये थोड़ा सा डाउट है कि क्या ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेस्क्राइब करना या ज़रूरी नहीं है. अब इसका आंसर आप मुझे देंगे. राइट फ्रेंड्स, तो हेयर हम इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 वाइंड अप करते हैं. इसका आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है. इसका बस एक ओपन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो इसमें बोला है द मैनर एंड इंटरवल्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट शैल लिखा है उन्होंने, शैल लिखा है बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो क्या ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट करे या उसके ऑप्शन में है कि वो करना चाहे तो करे, ये आप लोगों का मुझे क्लियर करना है. थैंक यू फ्रेंड्स.